ठीक है, रेडी स्टेडी गो। ठीक है, तो ये इस कहानी का नाम है धूप का टुकड़ा। जैसे तुम हो हमारे जिगर का टुकड़ा। और इसे लिखा है यासुनारी कबा वाता ने, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और मृत्यु 1972 में हुई थी। इनका जन्म ओसाका में हुआ था और जापानी साहित्य के ये शीर्षस्थ रचनाकार थे। 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला इन्हें और दुनिया को उनके लेखन की विशेषता का परिचय तब मिला जब उनके उपन्यासों और कहानियों का इंग्लिश में अनुवाद हुआ। तो इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसमें अगर आपका अनुवाद हो जाए तो आप भी फेमस हो जाएंगे। इनकी जड़ें जापानी संस्कृति में हैं, लेकिन पश्चिम के रियलिज्म की झलक भी इनकी कहानी में मिलती है। स्नो कंट्री और 1000 क्रेंज इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दुखद बात यह है कि सन 1972 में इन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब तक ये रहे इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की। और चलिए हम सुनते हैं, आप सुनते हैं और सुनाते हैं धूप का टुकड़ा। मेरी आयु उन दिनों 24 वर्ष की थी। पतझड़ का मौसम था। सागर तट की एक आरामगाह में मेरी भेंट उस लड़की से हुई। यह प्यार की शुरुआत थी। उस लड़की ने अकस्मात अपना सिर ऊपर उठाया और फिर अपने चेहरे को किमोनो की आस्तीन के पीछे छिपा दिया। जब मेरा ध्यान उसकी इस हरकत की ओर गया तो मुझे लगा कि मैंने अनजाने में ही अपनी पुरानी बुरी आदत को दोहराया होगा। यह सोचकर मैं परेशान हो गया और मेरे चेहरे पर दर्द का एहसास उभर आया। मैं तुम्हारी ओर टकटकी बांधे देख रहा था। क्यों, यही बात है ना? हाँ, किंतु यह बुरी नज़र नहीं थी। उसकी आवाज़ कोमल थी और उसके शब्द स्वाभाविक थे। मैंने स्वयं को हल्का सा महसूस किया। किंतु मेरे इस प्रकार घूरने से तुम्हें कष्ट हुआ होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। उसने अपने किमोनो की आस्तीन चेहरे से हटा ली। उसके हाव भाव से लगता था कि उसे अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस हो रही थी। मैंने अपनी गर्दन घुमा ली और समुद्र की ओर देखने लगा। अपने निकट बैठे लोगों की ओर घूर घूर कर देखने की मेरी पुरानी आदत है। मैंने अनेक बार अपनी इस आदत से छुटकारा पाने के बारे में सोचा था, किंतु अपने आसपास के लोगों के चेहरों की ओर न देखने से मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। पर जब मेरा ध्यान अपनी इस घूरती नज़र की ओर जाता, मुझे आत्मग्लानि का एहसास होने लगता। शायद मेरी इस आदत के पीछे मेरे बचपन की कोई घटना थी। बचपन में ही अपने माँ बाप का साया उठ जाने और घर से बेघर हो जाने के कारण मुझे पराये लोगों के साथ रहना पड़ा। इसलिए मैं उनके चेहरों के हाव भाव की पड़ताल करता रहता था। शायद यहीं से मेरे घूरने की आदत की नींव पड़ी होगी। मैं उस लड़की के सामने बैठा सोच रहा था। मैंने कितनी बार याद करने की कोशिश की कि मेरी इस आदत का आधार कितने दिनों में पुख्ता हुआ था। कभी मुझे लगता कि यह आदत मेरे अपने घर में ही पड़ चुकी थी और कभी मुझे लगता कि मेरी परवरिश दूसरे लोगों के द्वारा होने के दिनों में मेरी यह आदत विकसित हुई। किंतु मैं किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंच पाता। पर खैर, जब मैंने अपनी नज़र उस लड़की पर से हटा ली तो मेरा ध्यान सागर तट पर फैली पतझड़ी धूप की ओर चला गया। धूप के इस टुकड़े ने विस्मित की हुई एक घटना को ताज़ा कर दिया। अपने माँ बाप की मृत्यु के पश्चात मैं अपने दादा के साथ रहने लगा था। अपने दादा के साथ उस घर में मैं 10 वर्ष तक रहा। मेरे दादा दृष्टिहीन थे। पूर्व की ओर दृष्टि करके अपने सामने कोयले की अंगीठी जलाए मेरे दादा वर्षों से उस कमरे की उसी जगह पर बैठते आ रहे थे। कभी कभार वह अपना चेहरा दक्षिण की ओर फेर लेते, किंतु मैंने उसे उत्तर की ओर मुंह किए कभी नहीं देखा। एक दिन अचानक मुझे अपने दादा के एक ओर देखने की इस आदत का एहसास हुआ। मैंने और अधिक ध्यान से देखना आरंभ किया। कितनी बार देर तक मैं अपने दादा के सामने बैठा उसके चेहरे पर टकटकी लगाए देखता रहा। मैं इस प्रतीक्षा में रहता कि शायद वे एक बार उत्तर की तरफ भी अपना मुंह घुमा ले, किंतु मेरे दादा स्वचालित खिलौने की भांति हर 5 मिनट के बाद सिर्फ दक्षिण की ओर ही मुंह घुमाते।
उनके बार बार ऐसा करने से मैं उदास हो जाता। मुझे अजीब सा लगने लगता, किंतु वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर एक धूप वाली जगह थी। मुझे हैरानी होती थी कि एक अंधे आदमी को दक्षिण दिशा की उस धूप के टुकड़े का एहसास कैसे हो जाता था। अब सागर तट की ओर देखते ही मुझे उस धूप के टुकड़े का एहसास हुआ जिसे मैं भूल चुका था। उन दिनों मैं अपने दादा के चेहरे को घूरा करता था और इच्छा करता था कि वे उत्तर दिशा की ओर मुंह घुमा लें, क्योंकि वे अंधे थे, इसलिए मैं एकटक उनकी ओर देखता रहता था। अब मुझे लग रहा था कि यही बात और लोगों के चेहरों को घूरने की मेरी आदत का आधार बनी होगी। अर्थात इसका मतलब हुआ कि मेरी इस आदत की बुनियाद मेरे अपने घर में ही पड़ चुकी थी। अर्थात आदत मेरे मूल स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुई थी। अब मैं स्वयं को आदत के कारण उत्पन्न आत्मग्लानि से बचा सकता था। इस विचार से मैं बेहद खुश हो गया। बड़ी बात थी कि मेरे मन में उस लड़की के लिए निश्चल होने की इच्छा जागृत हो गई थी। वह लड़की दोबारा बोली, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, किंतु फिर भी मुझे शर्म आ रही है। उसके इस तरह कहने का अर्थ था कि मैं उसके चेहरे की ओर फिर देख सकता हूँ। मैंने उसकी ओर देखा तो मेरा चेहरा पहले से अधिक चमक रहा था। उसके चेहरे पर लाज की लाली बिखर गई और उसने मारक निगाहों से मेरी ओर देखते हुए कहा, मेरे चेहरे का सौंदर्य दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, इसलिए तुम्हारे इस तरह घूरने की मुझे कोई चिंता नहीं है। यह कहते समय वह बच्चों की तरह सी लग रही थी। मैं मुस्कुराने लगा। मुझे लगा जैसे हमारे संबंधों में विशेष प्रकार की निकटता आ रही हो। अकस्मात मेरा मन हुआ कि मैं उस लड़की और अपने दादा की स्मृतियों को साथ लेकर सागर तट पर फैले उस धूप के टुकड़े के निकट चला जाऊं। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और क्या आपका भी मन उस लड़के की यादों के धूप के टुकड़े और उसके वर्तमान में आए धूप के टुकड़े और उस लड़की की मुस्कुराहट से कोई ताल्लुक़ रखता है? अगर रखता है तो खुश रहिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय।